हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो आज ये हम लोग डिस्कस करेंगे, ये सेकेंड पार्ट था जो टेस्ट नंबर 13 है। ठीक है, विजन आईएएस मेंस टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 13 का ये सेकेंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, और इसके अगर पूरे पुराने वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं, जो सारे हम लोगों ने मेंस के सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है, 13 से पहले, तो उन्हें भी आप लोग देख सकते हैं। और प्रीलिम्स के भी हमने 5 टेस्ट सॉल्व कर रखे हैं, तो वो भी आप मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करें, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएं, आपको सारे वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे। जो प्रीलिम्स 2021 के भी आप लोग देख सकते हैं, और 2022 के तो सारे सॉल्व कर रखे हैं, तो वो भी आप लोग उसको देखकर एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, ये 11 नंबर क्वेश्चन आज है। ठीक है, तो इसमें है कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति और क्रियाविधि की व्याख्या करते हुए भारत में मानसूनी वर्षा के असमान वितरण का विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो मतलब क्या है, ये भारतीय संदर्भ में मानसूनी परिघटना है, इसके बारे में हम इसको डिफाइन करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, और उसके बाद इसकी जो उत्पत्ति है, भारतीय मानसून की उत्पत्ति और इसकी क्रियाविधि बताएंगे, और असमान वितरण जो होता है ये इसका क्या कारण है, कि इसके मतलब उत्तरदायी कारण क्या है, उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा हम सब चीज़ों पे नज़र डालते हुए आंसर को कंप्लीट करेंगे। तो इसमें पवनों के मौसमी व्युत्क्रम के साथ वर्षण में परिवर्तन की परिघटना को मानसून कहते हैं। ठीक है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून जैसे कि जून से सितंबर के में ये आपको देखने को मिलता है, जो मानसूनी परिघटना पूरी होती है ग्रीष्मकालीन में जून से सितंबर तक। ठीक है, ये बारिश होती है 4 महीने, और इसके कारण संपूर्ण देश में वर्षा होती है। जबकि अन्य चरण अर्थात शीत ऋतु यानी अक्टूबर नवंबर का जो समय होता है, ये शीत ऋतु के नाम से जाना जाता है, के दौरान मानसून के निर्वर्तन के कारण भारत के दक्षिण पूर्वी तट पे वर्षा होती है। मतलब जब लौटता है मानसून, तो ये दक्षिण पूर्वी तट पे ये मतलब जाड़े में वर्षा करता है। अगर बात करें तो ये जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, इसमें ज़्यादा वर्षा होती है लौटते हुए मानसून से। ठीक है, अब इसके क्या क्या कारण है, ठीक है, क्या मतलब इसकी उत्पत्ति के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं। तो पृथ्वी पर स्थल भाग तथा जलीय भाग के गर्म एवं ठंडा होने के विभेद स्वभाव के कारण भारत में स्थलीय भाग पर निम्न दाब क्षेत्र विकसित हो जाता है, जबकि निकटवर्ती समुद्री क्षेत्र में अपेक्षाकृत उच्च दाब होता है। तो जब समुद्र की तरफ उच्च दाब होता है, जैसे ये लैंड एरिया है, ठीक है, तो ये हमारा इंडिया हो गया मान लो, ठीक है, और ये लैंड हमारा ये हमारा हो गया बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी। तो जब यहाँ मतलब लो प्रेशर जो हाई प्रेशर होगा, ठीक है, और यहाँ लो प्रेशर होगा, तो हवाएं जो है लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ चलेंगे। ठीक है, ऐसे इधर से ही चलती हैं, तो इसीलिए ये मतलब नॉर्थ वेस्ट मानसून होता है। ठीक है, तो उसी के बारे में समझाने की बात की जा रही है। नेक्स्ट है हमारा कि अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ, इसके बारे में हम लोगों ने तो डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जो हमारा भूमध्य सागर, जो हमारी विषुवत रेखा होती है, जैसे ये पूरा ग्लोब हो गया, उसमें ये भूमध्य सागर वाली जो भूमध्य रेखा होती है, इसके आसपास का ये क्षेत्र होता है, इसको ITCZ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ग्रीष्म काल के दौरान ये गंगा के मैदानों पर विस्थापित हो जाता है, और ITCZ विषुवतीय गर्त यानी निम्न दाब क्षेत्र होता है, जो सामान्यतः विषुवत रेखा के लगभग 5 डिग्री उत्तर में अवस्थित होता है। ठीक है, तो ये दोनों तरफ 5 उत्तर 5 पूर्व में ये मतलब इसका बैलेंस होता है, वेरिएशन होता रहता है, कभी इधर बढ़ता है घटता है। ठीक है, तो इसमें ये इसीलिए ये मतलब जब मानसून आता है तो ये उत्तर की तरफ डिक्लाइन करता है, वरना ये साउथ की तरफ डिक्लाइन कर जाता है। ठीक है, और मेडागास्कर के पूर्व में उच्च दाब क्षेत्र की उपस्थिति और ग्रीष्म काल के दौरान तिब्बत का पठार अत्यधिक गर्म हो जाता है, जिसके फलस्वरूप प्रबल ऊर्ध्वाधर वायुमंडलीय धाराएं विकसित होती हैं, और ग्रीष्म काल के दौरान हिमालय के उत्तर में पश्चिमी जेट धारा का संचालन तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्ण जेट की उपस्थिति होती है। तो इसके मतलब मुख्य कारण है, जिससे मतलब इंडिया में वर्षा होती है। ठीक है, ये भारतीय मानसून के ये मुख्य कारण है, जिससे मतलब यहाँ वर्षा होती है। और भारतीय मानसून की क्रियाविधि क्या है, किस प्रकार ये काम करता है। तो ITCZ जो होता है, जैसे ये विषुवत रेखीय क्षेत्र वाला जो निम्न दाब क्षेत्र होता है, कि विस्थापन से पवनों का मौसमी व्युत्क्रमण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो जुलाई माह में ये ITCZ उत्तर में विस्थापित हो जाता है, फलस्वरूप मानसूनी गर्त का निर्माण होता है, और यह उत्तर पश्चिम भारत में तापी न्यून दाब के विकास को प्रोत्साहित करता है। ITCZ
के उत्तर की ओर विस्थापन के कारण दक्षिणी गोलार्ध के व्यावसायिक पौने 40 डिग्री पूर्वी और 60 डिग्री पूर्वी जो देशांतरों के मध्य विषुवत रेखा को पार करती हैं और कोरियोलिस बल के प्रभाव से विषुवत रेखा को पार करने वाली इन व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर हो जाती है और इसे ही दक्षिण पश्चिमी मानसून के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये मतलब ये पूरी क्रियाविधि इसकी होती है। साथ साथ इसमें देखा गया है कि शीतकाल में ITCZ दक्षिण की ओर विस्थापित हो जाता है, जिसमें पवनों की दिशा उत्तर से पूर्व से दक्षिण से पश्चिम की ओर हो जाती है। इस प्रकार उत्तर पूर्वी मानसून की उत्पत्ति होती है। तो ये दो प्रकार का हमारे यहाँ मानसून की क्रियाविधि देखने को मिलती है। तो इन पवनों तथा समवर्ती जल निकायों मुख्यतः अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण की जाती है। स्थल भाग तथा पर्वतीय भाग यानी जो दक्षिण में पश्चिमी घाट और उत्तर हिमालय है की आकृति से पवनों की दिशा निर्धारित होती है। ठीक है, तो ये भारत में मानसूनी वर्षा का असमान वितरण क्यों है, क्यों ये मतलब यहाँ मतलब ऐसा कहा जाता है कि मानसून जो है सभी जगह समान नहीं है, असमान क्यों है, इसके क्या क्या कारण है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला कारण तो है सामयिक वितरण। तो इसमें क्या होता है, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में जून के प्रथम सप्ताह में मानसून का प्रस्फुटन हो जाता है, मतलब वो मानसून आ जाता है वहाँ पर, और आंतरिक भागों में जुलाई के प्रथम सप्ताह तक पहुँचता है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे मतलब तटीय क्षेत्र से अंदर की ओर बढ़ता है और मानसूनी वर्षा मुख्यतः उच्चावच व स्थलाकृति द्वारा नियंत्रित होती है और समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ वर्षा की मात्रा में कमी होती जाती है। सितंबर के अंत तक सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण मानसून कमजोर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि स्थानीय वितरण। तो वर्षा की गहनता के संदर्भ में अधिकतम वर्षा यानी कि 200 सेंटी से ऊपर जो होती है पश्चिमी घाट तथा पूर्वोत्तर की पहाड़ियों पर होती है, और पश्चिमी घाट तथा पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में जो ये आपको देखने को मिलेगी मध्यम वर्षा होती है यानी 100 से 200 सेंटीमीटर तक, तथा राजस्थान के पश्चिमी भाग में, गुजरात, लद्दाख में या अल्प वर्षा मतलब 60 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो दक्षिण मध्य भाग में ये 20 सेंटीमीटर से भी कम देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये मतलब असमान वितरण स्थानीय प्रकृति के कारण भी कह सकते हैं, एक ये भी कारण है हमारा। ठीक है, और असमान वितरण के लिए उत्तरदायी कारक तो समुद्र से दूरी। तो जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है पवन में उपलब्धता, आर्द्रता की मात्रा कम हो जाती है। उदाहरण स्वरूप बंगाल की खाड़ी की मानसून पवन शाखा से पटना में दिल्ली की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। तो ये मतलब समुद्र से दूरी का कारण है। उच्चावच भी इसमें महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि पर्वतों और पहाड़ियों के पवनाभिमुख क्षेत्र और पवनाभिमुख क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। पवनाभिमुख क्या होते हैं कि जो पवनाभिमुख होते हैं ये वाला क्षेत्र, जैसे ये पर्वत है, ये चोटी है, तो ये वाला क्षेत्र हो गया आपका जो है पवनाभिमुख, और ये पवनाभिमुख वाला क्षेत्र होता है जहाँ वर्षा कम होती है, तो ये वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात की जा रही। तो यहाँ वर्षा कहा जा रहा है कि कम होती है, और इसी के साथ साथ या पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट में अधिक वर्षा देखने को मिलती है। और भौतिक बाधाएं, जैसे कि जिन क्षेत्रों में आर्द्र पवनों के मार्ग में कोई अवरोध या पर्वत नहीं है वहां अत्यधिक कम वर्षा होती है, जैसे अरावली पहाड़ियों जो मानसूनी पर्वतों के समानांतर स्थित हैं, तो यहाँ वर्षा नहीं होती है, कॉमन सी बात है। तो ये भौगोलिक स्थिति भी इम्पोर्टेंट होती है। और एल नीनो इफेक्ट जो होता है, तो उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागरीय जल के गर्म होने से दबाव एवं पवन प्रणालियों को वैश्विक स्वरूप प्रभावित होता है, और प्रबल एल नीनो शुष्क स्थितियों और कमजोर मानसून का कारण बनती हैं। तो ये भी एक कारण है। और एक कारण ये भी माना जाता है जो हिंद महासागर द्विध्रुव है यानी इंडियन ओशियन डाइपोल IOD, इसे इंडियन नीनो भी कहा जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र की समुद्री सतह का तापमान क्रमिक रूप से चरणों से पूर्व की ओर अपेक्षा असामान्य रूप से ठंडा यानी ऋणात्मक एवं उष्ण यानी धनात्मक होता रहता है। धनात्मक IOD चरण मानसून के दौरान अधिक वर्षा करता है, जबकि ऋणात्मक चरण में इसके विपरीत वर्षा की मात्रा में कमी हो जाती है। इसके अतिरिक्त मेडन जूलियन ऑसिलेशन की परिघटना भी
सुदृढ़ मानसून में योगदान करती है, और चक्रवाती विक्षोभ भी इसमें एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। जैसे जैसे अंडमान सागर पर चक्रवाती अवदाब की अवस्थिति पूर्ववर्ती तट पर वर्षा का कारण बनती है, तो ये भी एक मतलब कारण है। ठीक है, तो अगर पूरा बात की जाए तो हाल ही के दशकों में मानसून या वर्षा के प्रतिरूप की असमानता में वृद्धि हुई है, जो अप्रत्याशित वर्षा का कारण बनी है। पिछले कुछ समय से ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप उत्पन्न जलवायु परिवर्तन के कारण भारत सहित संपूर्ण विश्व में वर्षा के प्रतिरूप में अप्रत्याशित परिवर्तन हुए हैं। तो ये हमारा पूरा ये वितरण था, इसको हम डिटेल में हम लोगों ने देख लिया, और इन चीज़ों को हमको अच्छे से डिस्क्राइब करके लिख देना है हमें पॉइंट वाइज में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 12 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो देखो, मरुस्थलीकरण है क्या, एक्चुअली में इसका क्या है, इसको कैसे हम बताएंगे कि ये मरुस्थल है, और मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, इनको हम देखेंगे कि कौन कारण है किससे ये मरुस्थल बनता है। ठीक है, और इसमें मरुस्थलीकरण और जलवायु परिवर्तन में क्या संबंध है आपस में। ठीक है, इनके बारे में हम लोग देखेंगे, और भू निम्नीकरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए जो कि निम्नीकृत भूमि में सुधार कैसे किया जा सकता है, और सरकार इसमें क्या क्या कदम उठा रही है। ठीक है, तो इसका हम डिटेल में हम लोग इसमें इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार मरुस्थलीकरण को सामूहिक रूप से शुष्क क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किए जाने वाले शुष्क, अर्धशुष्क एवं जो शुष्क उप आर्द्र क्षेत्रों में हुए भू निम्नीकरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह मानव गतिविधियों व जलवायु को हो रहे परिवर्तनों सहित कई कारणों का परिणाम होता है। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार भारत की लगभग 30% भूमि निम्नीकृत है, यानी मतलब खराब हो चुकी है या मरुस्थलीकरण की समस्या का सामना कर रही है। 26 भारतीय राज्यों में विगत 10 वर्षों में मरुस्थलीकरण क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तो ये मतलब एक ह्यूज इम्पैक्ट है। ठीक है, तो भारत में मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी मुख्य कारक जैसे कि सीमांत भूमि पर कृषि का विस्तार, मृदा एवं जल संरक्षण के अपर्याप्त उपाय, गहन फसल पद्धति एवं निम्न स्तरीय सिंचाई प्रबंधन तथा भौम जल का अत्यधिक दोहन, ये मतलब मुख्य कारण है जो मतलब इसको प्रमोट करते हैं कि जो ये मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। तो ये इसका अगर हम बात करें कि जलवायु परिवर्तन मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को तीव्र कर रहा है, तो जलवायु परिवर्तन से कुछ शुष्क क्षेत्रों में जल की अभावग्रस्तता तथा सूखे की प्रवृत्तियों में वृद्धि हो रही है। जैसे गिरिडीह जिले में बरकीटांड गांव में जल स्तर 2013 के 8 मीटर के स्तर से 2013 में 8 मीटर के स्तर से गिरकर 2017 में 10 मीटर तक पहुंच गया है। तो ये 2 मीटर बताओ 4 साल में बताओ 2 मीटर स्तर गिर गया है, तो कितना मतलब ह्यूज इम्पैक्ट डाल रहा है ये। और एक अनुमान के साथ अगर बात की जाए तो जलवायु परिवर्तन में अनेक क्षेत्रों में जल द्वारा मृदा अपरदन की संभाव्यता बढ़ जाती है, जिससे कुछ शुष्क क्षेत्रों में जैविक कार्बन के क्षय और निछालन में वृद्धि होती है। जैसे महाराष्ट्र के धुले जिले की भूमि उथली होकर वृक्षारोपण के लिए अनुपयुक्त हो गई है, उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है कि वह मतलब मरुस्थल बन गया है। और जलवायु परिवर्तन के कारण गत शताब्दी में हिमालय क्षेत्र में कुल वर्षा में कमी हुई है, जबकि शीतकाल में होने वाली वर्षा लगभग समाप्त हो चुकी है। परिणाम स्वरूप हिमालय के क्षेत्र के 50% झरने जलवायु परिवर्तन के कारण सूख चुके हैं। यहाँ इनकी प्रकृति मौसमी हो गई है। शीघ्रता से लुप्त हो रहे झरने अंततः नदियों को प्रभावित करेंगे तथा मैदानी क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण का कारण बनेंगे। तो ये भी एक मतलब जलवायु परिवर्तन का ही इम्पैक्ट है। साथ ही अगर बात करें तो जलवायु परिवर्तन या जल विज्ञान संबंधी परिवर्तन के कारण लवणीकरण से प्रभावित क्षेत्र में वृद्धि का अनुमान है। उदाहरण के लिए अगर बात की जाए तो वर्षा की घटती मात्रा, जल गहन बागवानी के लिए बोरवेल पर निर्भरता के कारण आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम जिले में मृदा की शुष्कता में वृद्धि हुई है। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही बढ़ते CO2 का स्तर कुछ क्षेत्रों में आक्रामक पादप प्रजातियों की
तीव्र प्रसार में वृद्धि करता है और आक्रामक पादप प्रजातियां विशेष रूप से वार्षिक विदेशज घासें मरुस्थलीकरण में योगदान देती हैं एवं अनेक शुष्क क्षेत्रों में पारिस्थितिकी तंत्र को क्षति पहुंचाती हैं और साथ ही भूमि पर बढ़ता मानव दबाव जलवायु परिवर्तन के साथ संयुक्त रूप से शुष्क क्षेत्रों की जनसंख्या प्रत्यावस्था और उसकी अनुकूलन क्षमता में कमी कर रहा है। ठीक है, तो जहां जलवायु परिवर्तन मरुस्थलीकरण का कारण बन सकता है, वही मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया स्थानीय जलवायु परिवर्तन के लिए भी उत्तरदायी हो सकती है। ठीक है, तो मतलब दोनों का इम्पैक्ट एक दूसरे पर पड़ रहा है, इसी के कारण ये चीज़ें हो रही हैं। और मरुस्थलीकरण कई प्रकार से जलवायु परिवर्तन को तीव्र करता है, जैसे कि वनस्पति आच्छादन में परिवर्तन, रेत व धूल के कणों का ग्रीन हाउस गैस में परिवर्तन और निम्नीकरण की स्थिति में मृदा की उत्पादकता क्षीण हो जाती है, जिससे उस पर उगाई जा सकने वाली वनस्पति सीमित हो जाती है तथा कार्बन को अवशोषित करने की मृदा की क्षमता कम हो जाती है। यह जलवायु परिवर्तन को तीव्र करता है, जबकि जलवायु परिवर्तन कई अलग अलग तरीकों से भू निम्नीकरण में वृद्धि करता है। तो ये भी एक बहुत ही ह्यूज इम्पैक्ट पड़ रहा है इस समय। ठीक है, तो अगर बात की जाए तो सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रमुख प्रयासों में राष्ट्रीय कार्य योजना नैप लाया गया, मरुस्थलीकरण एवं भू अपक्षयन एटलस 2016, बॉन चैलेंज को अपनाना और साधारणीय भूमि एवं पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन दिल्ली घोषणा पत्र में मरुस्थलीकरण से निपटने संबंधी कार्यक्रम तथा नवीन पहले शामिल हैं। और भारत ने सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने के लक्ष्य को अपनाया है। ठीक है, तो सरकार को बहुआयामी भूदृश्य दृष्टिकोण और ये बहुविध लाभों के लिए कृषि, ग्रामीण, शहरी अंतरपृष्ठ प्रबंधन, पवन अवरोधों की व्यवस्था, रेजलैंड की भूमि का संरक्षण और आर्द्र व खनन क्षेत्रों आदि पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि जलवायु परिवर्तन एवं मरुस्थलीकरण की दोहरी चुनौती का समाधान किया जा सके। इस प्रकार हम जो है इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं और जलवायु परिवर्तन का भी इम्पैक्ट कम कर सकते हैं और मरुस्थलीकरण जो हो रही है भूमि उसको भी हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो सरकार और किसानों दोनों को मिलकर इन पे काम करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्रवाहित जल द्वारा अपर्दन परिवहन तलछटों के निक्षेप के कारण निर्मित भू आकृतियों का ब्यौरा प्रस्तुत कीजिए। तो भू आकृतियों और भू आकृतियाँ क्या हैं, इसके जो भू आकृतियों के कारक हैं, जो प्रवाहित जल को मतलब कारक कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, और प्रवाहित जल द्वारा निर्मित विभिन्न अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक भू आकृतियों का भी वर्णन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अगर बात की जाए तो प्रवाहित जल अधिकतम वर्षा प्राप्त करने वाले आर्द्र क्षेत्रों में सर्वाधिक सक्रिय भू आकृति कारक है। इसके दो घटक है। प्रथम यह कि परत के रूप में धरातल पर प्रवाहित होता है और धरातल के अभिन्यास द्वारा निर्देशित होता है। द्वितीय यह घाटियों में धाराओं और नदियों के रूप में प्रवाहित होता है। प्रवाहित जल में कई अपर्दनात्मक निक्षेपणात्मक भू आकृतियाँ संबद्ध हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। तो बात करेंगे तो अपर्दनात्मक भू आकृतियों की बात करेंगे तो इसमें देखो घाटियां हैं। घाटियां धरातल पर प्रवाहित धरातल पर प्रवाहित जल द्वारा घर्षण का धरातली सामग्री के स्थानांतरण के माध्यम से छोटी और संकीर्ण अवनलिकाओं के निर्माण होता है। ठीक है, और इस दिशा में जल के निरंतर प्रवाह के कारण धीरे धीरे ये अवनलिकाएं लंबे और चौड़े खंड में विकसित हो जाती हैं। समय के साथ साथ गहरा, चौड़ा और लंबा होता जाता है, जिससे घाटियों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो पहली तो अपर्दनात्मक घाटियां बनती हैं। फिर है मोनाड नाक बनता है, यानी कि प्रवाहित जल के कारण जो घाटी निर्माण की मध्यावस्था होती है। ठीक है, उस घाटियों का पार्श्व अपर्दन प्रबल हो जाता है, जो घाटी के पार्श्व ढलान को तब तक कम करता है जब तक कि घाटी का पार्श्व लगभग पूर्णतः समतल नहीं हो जाता। इसे यत्र मोनाड नाक नामक कुछ कम प्रतिरोधी अवशेषों के साथ निम्न उच्चात्मक वाली जो निम्न भूमि शेष रहती है, इस धारा अपर्दन के परिणाम स्वरूप बनने वाले सदैव मैदान को समप्राय मैदान या पेनी प्लेन कहा जाता है। ठीक है, तो ये मैदानों की एक आकृति बनती है, घाटियाँ बनती हैं इसी से, और साथ ही जल गर्तिका का भी निर्माण होता है, यानी पोथोल्स का निर्माण होता है, यानी जो या पर्वतीय क्षेत्रों में बनने वाली गोलाकार अवनलिका होती हैं। ठीक है, जो प्रवाहित जल द्वारा मार्ग बनाते समय चट्टानों के अपर्दन और टूट फूट से बनती हैं। एक बार छोटे
और उथले गर्त बन जाते हैं। बनने के पश्चात कंकड़, पत्थर और गोलाश्म इन गर्तों में एकत्र हो जाते हैं और प्रवाहित जल के साथ घूमते हैं। धीरे धीरे इन गर्तों का आकार में वृद्धि हो जाती है। तो ये जल गर्तिका का निर्माण होता है। एक अवनमित कुंड यानी फ्लंग पूल्स का निर्माण होता है। जैसे कि जलप्रपात के तल पर जल की ऊंचाई से गिरने और कंकड़ के घूर्णन के कारण एक गहरी चौड़ी जल गर्तिका का निर्माण होता है। जलप्रपात के तल पर इस प्रकार के विशेष और गहरे कुंड को अवनमित कुंड कहा जाता है, यानी प्लंग पूल कहा जाता है। साथ ही एक बनता है ये हमारा अधकर्तिका विसर्प या गभीरीभूत विसर्प बनता है, मतलब इनसाइज्ड। ठीक है, तो जब कोई जलधारा तीव्र ढाल पर तीव्रता से प्रवाहित होती है तो मुख्य रूप से घाटी के किनारों के बजाय जलमार्ग के तल का अपरदन करती है। हालांकि जब जलधारा मंद ढलानों पर प्रवाहित होती है तो वह अधिक पार्श्व का अपरदन करती है और नदी विसर्पण का निर्माण करती है। जब विसर्पण कठोर चट्टानों पर होता है तो इसे अधकर्तिका या गरीभूत विसर्प कहा जाता है। ठीक है, साथ ही एक और आकृति इसमें देखी जाती है, ये जो है नदी वेदिकाएं होती हैं, यानी रिवर ट्रेंचेज होते हैं। जब जलधारा अपने ही नीचे पड़ात्मक बाढ़ के मैदान का लंबवत रूप अपरदन करती है तो वह जल के किनारों तक पहुंचने से रोकती है। किनारे की उन संरचनाओं को जल नहीं पहुंच पाता वेदिका के रूप में जाना जाता है, तो उसे ही नदी वेदिका के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा जो उत्खनित भू आकृतियाँ होती हैं, भू स्थलाकृतियाँ हैं, जैसे कि शुष्क क्षेत्रों में कभी कभी झंझावात, वर्षा में असंख्य नव अवनलिकाएं और जल मार्गों का निर्माण होता है जो व्यापक पैमाने पर कमजोर अवसादी संरचनाओं का अपरदन करते हैं, जिससे अंतोगत्वा उत्खनन भूमि जो उत्खात भूमि स्थलाकृति का निर्माण होता है, जैसे कि चंबल घाटी। ठीक है, तो चंबल घाटी में ये चीज़ें देखी जा सकती हैं जो टोपोग्राफी इनकी है। ठीक है, अब अगर निक्षेपाणात्मक देखें, मतलब जो निक्षेपाणात्मक भू आकृतियाँ होती हैं, ये लैंडफॉर्म होती है, जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होती है, उसके बारे में कौन कौन सी आकृतियाँ बनती हैं। तो इसमें देखो जलोढ़ पंख बनता है एक, माने एलुवियल फैन, यानी पर्वतीय ढलानों पर प्रवाहित नदियाँ भारी और स्थूल आकार के नद भार का वहन करती हैं, और जब वे प्रवणता वाले गिरिपाद या मंद ढाल के मैदानों में प्रवाहित होती हैं तब भार वहन करने में असमर्थ होती हैं। इसलिए भार नीचे से ऊपर की ओर व्यापक शंक्वाकार निक्षेपण के रूप में विस्तारित हो जाता है, जिसे जलोढ़ पंख कहते हैं। ठीक है, और नदी विसर्प, जैसे कि जब नदी मैदान में प्रवेश करती है अत्यंत कम प्रवणता वाली ढाल के कारण धीरे धीरे प्रवाहित होती है, लंबवत अपरदन करने के बजाय पार्श्व अपरदन आरंभ करती है, लेकिन किनारे के अनुदिश अनियमितताओं से एक समान अपरदन नहीं होता है, जिसके कारण किनारे पर अल्प वक्रता बन जाती है और यह वक्रता वक्र के अंदर निक्षेपण और बाहर की ओर किनारों के अपरदन से और गहरी हो जाती है, जिससे वक्राकार जलमार्ग पैटर्न विकसित हो जाता है, जिसे विसर्प के रूप में जाना जाता है। बाढ़ के मैदान, तो ये फ्लूड प्लेन जो होते हैं, जब नदी ढाल वाले मार्ग में प्रवेश करती है तो पहले ही बड़े आकार के पदार्थ निक्षेपित हो जाते हैं और मैदानों के अपेक्षाकृत जो जल मार्गों में केवल बारीक आकार वाले पदार्थों का वहन करती है और नदी तल के ऊपर निक्षेपण करती है, जब ये देखने को मिलता है। और इन संरचनाओं को बाढ़ मैदान कहा जाता है। जो ये हमारा उत्तर प्रदेश वाला, ये जो उत्तर भारत का जो ये प्लेन्स एरिया है, मैदानी क्षेत्र है, ये इसी के कारण बना हुआ है। ठीक है, और विसर्पण ऐसे होता है, इस तरह नदियाँ अपना विसर्पण करती हैं। ठीक है, तो ये इसी को विसर्पण बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा गुम्फित नदी। तो गुम्फित नदी की अगर हम बात करें तो पर्वतीय ढलानों के अतिरिक्त नदी निचले क्षेत्रों में भी स्थूल पदार्थों का परिवहन करती है। यह पदार्थ नदी मार्ग में निक्षेपित हो जाती है और केंद्रीय रोधिका का निर्माण करते हुए जो प्रवाह के किनारों की ओर मोड़ देती है। किनारों की ओर निर्देशित जल किनारों का अपरदन करती है, जिससे जल स्तर कम हो जाता है और नदी चौड़ी हो जाती है। नदी मार्ग में इस निरंतर निक्षेपण और किनारे के पार्श्व
अपरदन से विभिन्न जलमार्गों का निर्माण होता है जो गुम्फित जलमार्गों के रूप में विकसित हो जाते हैं। ठीक है, और एक लास्ट में बनता है डेल्टा। ठीक है, तो ये डेल्टा जो होता है जल पंखों के समान होता है, लेकिन इनके विकसित होने का स्थान भिन्न होता है या नदी द्वारा वहन किया गया वह भार है जिसे नदी समुद्र में नहीं छोड़ती बल्कि तट के किनारे अत्यधिक सुस्तीकृत ढंग से विस्तारित करती है। परिणामी निचले शंक्वाकार संचयन को डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, जो मुहाने क्षेत्र पे ये जहाँ नदी गिरती है वहाँ वाले क्षेत्र में, जैसे कि ये नदी डेल्टा तुम्हारा देखने को मिलता है जो मतलब यही बंगाल की खाड़ी में ये जो सुंदरवन डेल्टा है। ठीक है, तो इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें भारत की अपनी भू जलवायु और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के कारण बृहद संख्या में प्रकृति के साथ साथ मानव निर्मित आपदाओं के प्रति सुभेद्य है। सविस्तार वर्णन कीजिए। तो तथ्यों के आधार पर हम देखेंगे कि क्या मतलब सुभेद्यता वाला जो आपदा सुभेद्यता वाला क्षेत्र है कौन सा है और आपदा से को उत्पन्न करने के प्रभाव को कैसे मतलब सामाजिक आर्थिक स्थितियों से इसे प्रभावित करती हैं। ठीक है, और इसके मतलब इसको कैसे इससे कैसे मतलब बचा जा सकता है, कैसे उसमें काम किया जाए जो उसमें जो है बचा जा सकता है। तो उसकी राहत के लिए भी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो भारत में भारत विश्व में 10 सर्वाधिक आपदा संभावित क्षेत्रों में से एक है। भारत का लगभग 58.6% भूभाग भूकंप प्रवण मतलब क्षेत्र है और 12% से अधिक भूभाग बाढ़ व नदी अपरदन प्रवण है और 68% कृषि भूमि सूखा प्रवण क्षेत्र है। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त भारत रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु आपात स्थितियों व अन्य मानव निर्मित आपदाओं के प्रति भी सुभेद्य है। तो ये आपको देख रहे हैं कितना ह्यूज मात्रा में ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। तो भू जलवायु परिस्थितियां तो देश का प्राकृतिक भू वैज्ञानिक विन्यास इसकी उच्च सुभेद्यता का प्राथमिक कारण है। ठीक है, तो हिमालय क्षेत्र एवं निकटवर्ती जलोढ़ मैदानों की भू विवर्तन की विशेषताएं इस क्षेत्र को भूकंप, भूस्खलन, जलीय अपरदन आदि के प्रति अति संवेदनशील बनाती हैं। तो हिमालय से प्रभावित होने वाली विभिन्न प्रमुख नदी प्रणालियों एवं उनके द्वारा भारी मात्रा में लाए गए अवसादों के परिणाम स्वरूप उनका प्रवाह क्षेत्र गाद की समस्या से ग्रस्त है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी क्षेत्रों में प्रायः ये बाढ़ रहती है। ठीक है, तो पश्चिमी घाटों का पवन विमुख क्षेत्र प्रबल मानसून से अत्यधिक प्रभावित है जो मुंबई, पुणे आदि स्थानों में भारी वर्षा करता है और इसके कारण इस क्षेत्र में प्रायः ही भूस्खलन की घटनाएं घटित होती रहती हैं। तो इसी तरफ विदर्भ क्षेत्र पवन विमुख क्षेत्र सूखे जैसी स्थितियों का सामना करते हैं। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं कितना कम दूरी है फिर भी इतना चीज़ें मतलब विदर्भ और पुणे के इसमें देख सकते हैं। साथ ही राजस्थान और गुजरात सहित क्षेत्रों में पश्चिमी क्षेत्र इस कमज़ोर मानसून के कारण सूखे की स्थिति का सामना करते हैं और मानसून के अधिक कमज़ोर हो जाने पर देश के अन्य हिस्सों में भी सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है और महासागरों पर निर्मित दबाव की स्थिति से उत्पन्न विक्षोभ के परिणाम स्वरूप तटीय क्षेत्रों में चक्रवातों का आगमन होता है और साथ ही समुद्र तल पर भू विवर्तन की संचालन तटीय क्षेत्रों को सुनामी आपदा प्रवणता बनाता है। ठीक है, तो आपदा प्रवण बनाता है। तो 7,516 किलोमीटर लंबी तट रेखा में से लगभग 5,700 किलोमीटर चक्रवात और सुनामी प्रवण है। ठीक है, मतलब जो ये इतना क्षेत्र है ये सुनामी यहाँ पे आता है। ठीक है, तो कितना ज़्यादा है, देखो कितना कम मतलब क्षेत्र बचा हुआ है जहाँ सुनामी नहीं आ सकती है इंडिया में और इतने ह्यूज मतलब क्षेत्र पे ये देखने को मिलती है। और चरम मौसम स्थिति, ग्लेशियर में उपस्थित हिम और बर्फ की भारी मात्रा आदि को आपदा के विभिन्न रूपों के प्रति प्रवण बनाने वाले अन्य प्राकृतिक कारक हैं। जैसे कि सामाजिक आर्थिक स्थितियों की बात की जाए तो भारत की सामाजिक और आर्थिक विशेषताएं आपदा से होने वाली क्षति से स्वयं को सुरक्षित रखने की लोगों की क्षमता को सीमित करती है और जनसंख्यांकिकी दबाव में वृद्धि की होती जा रही है। तो जनसंख्या वृद्धि एवं वितरण
विशेष रूप से जनसंख्या घनत्व में वृद्धि, शहरीकरण आपदाओं के प्रति सुभेद्यता को बढ़ाता है। आपदा प्रवण क्षेत्र में जनसंख्या के संकेंद्रण आपदाओं के प्रभाव में वृद्धि करता है। और अनियोजित शहरीकरण, तो अनियोजित शहरीकरण से भीड़ भाड़, सीमित निकास मार्ग, सघन अवसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और दोषपूर्ण आपदा प्रबंधन व्यवस्था जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और अवैज्ञानिक विकास जो देखने को मिलता है, यानी अवैज्ञानिक विकास जो बात करें तो संबंधित गतिविधियां जैसे कि किसी भूमि प्रबंधन योजना का ना होना, और विशेष रूप से आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पर्यावरण से निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होता है, जो आपदा के प्रति क्षेत्र के सुभेद्यता में वृद्धि करता है। साथ ही दोषपूर्ण कृषि एवं चराई पद्धति, तो जनसंख्या का दबाव, रीति रिवाज, जागरूकता एवं सरकारी सहायता का अभाव आदि दोषपूर्ण कृषि चराई पद्धति का कारण बनते हैं। इनमें स्थानीय पद्धतियों एवं जलवायु कारकों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। यह सतही मृदा अपरदन, भूक्षरण और भूस्खलन आदि का कारण बनता है। तो इस संदर्भ में अगर बात की जाए तो भारत आपदा शमन और अनुक्रिया नीति के तहत आपदाओं के प्रति भारत की सुभेद्यता में योगदान देने वाले विशिष्ट कारकों से बढ़े हुए जोखिम पर विचार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब सोचनीय स्थिति जान पड़ती है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि 15 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के प्रयासों की दिशा में निशाक्त संबंधी परिप्रेक्ष्य को मुख्य धारा में समाविष्ट करने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए, और निशाक्त समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण की दिशा में अपनाए जा सकने वाले कुछ उपायों को सुझाव दीजिए। तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण क्या है? DDR। ठीक है, तो इसको कैसे कम किया जा सकता है, और इसमें निशाक्त जन संबंधी जो परिप्रेक्ष्य हैं, ठीक है, उनके बारे में ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, उनके लिए क्या आवश्यकता है, और जो DDR को निशाक्त जन समावेशी बनाने के लिए उठाया जा सकने वाले उपाय कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण यानी DDR आपदाओं के कारकों का विश्लेषण करने और आपदा जोखिम को व्यवस्थित प्रयासों के माध्यम से कम करने की अवधारणा तथा कार्यविधि है। आपदा के प्रभाव को कम करने और लोगों और संपत्ति की सुभेद्यता कम करना, पर्यावरण व भूमि का बुद्धिमत्तापूर्ण प्रबंधन एवं प्रतिकूल घटनाओं के प्रति तत्परता एवं पूर्व चेतावनी में सुधार करना आदि जोखिम न्यूनीकरण के उदाहरण है। ठीक है, तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के प्रयासों की दिशा में निशाक्त संबंधी परिप्रेक्ष्य में मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता विश्व की कुल आबादी का लगभग 15% होने के बावजूद निशाक्त व्यक्तियों की प्रायः आपदा प्रबंधन चक्र में उपेक्षा की जाती है। निम्नलिखित कारणों में DDR में जो निशाक्त समावेशी बनाने की आवश्यकता है। निशाक्त मतलब जो दिव्यांग लोग हैं उनकी बात की जा रही है। तो निशाक्त व्यक्तियों यानी PWD की उत्तरजीविता और सुनम्य को अनुकूलित करने के लिए PWD के समक्ष उनकी सामाजिक अभिवृद्धि और पर्यावरणीय बाधाओं के कारण सामान्य आबादी की तुलना में अधिक जोखिम विद्यमान होता है। उदाहरण के लिए जापान में 2011 में आए तोहोकू भूकंप और सुनामी के कारण निशाक्त संबंधी व्यक्तियों की मृत्यु दर सामान्य व्यक्तियों की तुलना में 4 गुना अधिक थी, क्योंकि वो लोग मतलब किसी न किसी चीज़ से पीड़ित होते हैं। तो जब कोई आपदा आती है तो वो लोग अच्छे से वैसे भी उनको सामान्य चलने फिरने में दिक्कत होती है या किसी चीज़ से समस्या होती है, क्योंकि वो पैरालाइज होते हैं कहीं ना कहीं से, तो वो वही से वो अपना बचाव नहीं कर पाते हैं। तो आपदा प्रेरित निशाक्त जन के जोखिम को न्यूनीकरण बनाने के लिए आपदाओं से शारीरिक और मनोसामाजिक क्षति होती है, जो विभिन्न बाधाओं के साथ साथ अंतःक्रिया करते हैं। विशेष रूप से निशाक्त व्यक्तियों और उनके परिवारों की समाज में आर्थिक और सामाजिक भागीदारी को न्यून कर देती है। और PWD की सार्थक भागीदारी को प्रोत्साहन करने के लिए निशाक्त व्यक्तियों को संघर्ष और विस्थापन के दौरान सर्वाधिक जोखिम में होने के बावजूद संघर्ष निवारण में गौड़ अभिकर्ता माना जाता है। DDR में उनका सम्मिलन और उनका सामर्थ्य वर्धन उन्हें आपदा प्रबंधन में सक्रिय भागीदारी की दिशा में सशक्त बनाएगा, जिससे उक्त परिवार पर दबाव भी कम होगा। समावेशी और न्याय संगत समाज के निर्माण के लिए समावेशी निशक्त व्यक्तियों की अंतर्निहित गरिमा और व्यक्तिगत स्वायत्तता पर आधारित
अधिकार है। निशाक्त जन समावेशी DDR सुनिश्चित करेगा कि सार्वजनिक सेवार्थ घोषणाएं सुलभ प्रारूपों में जारी की जाएं तथा आश्रय व अन्य सुविधाओं की भी निर्बाधित आपूर्ति हो। तो आपदा जोखिम को न्यूनीकरण विशेष रूप से आपदा तत्परता के सभी चरणों में निशाक्त परिप्रेक्षी का एकीकरण कर उन्हें आपदा से संबंधित जानकारी और ज्ञान तक पहुंच प्राप्त करने, जोखिम का आकलन करने तथा योजना बनाने में सक्षम बनाता है। साथ ही ड्रिल और निशाक्त संवेदी उन्हें कार्यविधि, अनुक्रिया और समुत्थान प्रक्रिया में भाग लेने योग्य बनाता है। तो निशाक्तता समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण की दिशा में किए जा सकने वाले उपाय कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसमें देखो, राष्ट्रीय स्थानीय स्तर पर कार्यान्वयन के लिए अशक्त समावेशी जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन नीतियों, योजनाओं और रणनीतियों का निर्माण में PWD और निशाक्त से संबंधित संगठनों को संलग्न किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए मध्य जावा इंडोनेशिया के प्रांत ने स्थानीय आपदा प्रबंधन कार्यालय के भीतर अशक्त समावेशन सेवा इकाई स्थापित की है और सामान्य अवसंरचना विकास, जोखिम आकलन, तत्पर संबंधी योजना निर्माण, ड्रिल, पूर्व चेतावनी प्रणाली, खोज एवं बचाव प्रणाली, आपातकालीन आश्रय और अस्थायी आवास पर विशेष बल देने के साथ साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण के सभी चरणों में सार्वभौमिक अभिकल्पना सिद्धांत लागू करना और भविष्य के खतरों के प्रति प्रत्याशता वृद्धि हेतु आपदा पश्चात पुनर्स्थापना करने में बेहतर निर्माण के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। ठीक है। और साथ ही अगर बात की जाए तो सुलभ प्रारूपों में स्थानीय मानचित्रों और निकासी योजनाओं सहित जानकारी की व्यवस्था के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाना, नियमित ग्रुप ड्रिलिंग का उपयोग करके उन्हें प्रशिक्षित करना और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है। निशाक्त जनों को समान नागरिक और सक्रिय एजेंट माना जाने की सकारात्मक धारणाओं को प्रोत्साहित करने हेतु आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी जन जागरूकता अभियान द्वारा अभिवृत्ति परिवर्तन लाना। और उदाहरण के लिए सिडबी विश्वविद्यालय की निशाक्तता और आपदा परियोजनाओं ने ऐसे प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए हैं जो सरकारी अधिकारियों को निशाक्त जनों के लिए आपदाओं द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले जोखिमों को समझने में सहायता करते हैं। ठीक है। तो ये निशाक्त जन जो हैं ये आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित सेंडाई फ्रेमवर्क जो 2015 से 30 का फ्रेमवर्क है। ठीक है। विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों को एक प्रमुख हितधारक के रूप में मान्यता देता है और सदस्य देशों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में उन्हें सम्मिलित करने हेतु प्रोत्साहित करता है। इसे स्वीकार करते हुए सरकार ने निशाक्तता समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में राष्ट्रीय आपदा दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस दिशा निर्देशों द्वारा स्थापित राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मापदंडों और प्रथाओं के आधार पर आपदा समावेशी DDR की कार्यान्वयन क्रियाविधि की सहायता प्रदान करने हेतु व्यवहारिक दिशा निर्देश किए गए हैं ताकि सभी हितधारक इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करें और इसे आगे बढ़ाएं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा समुद्र के जल स्तर में वृद्धि के कारणों और परिणामों की व्याख्या कीजिए। तो समुद्र के जल स्तर में वृद्धि क्यों हो रही है, क्या कारण है इसका, और इसके कारणों की विवेचना करते हुए इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है। उनके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो इसमें विगत शताब्दी से वैश्विक समुद्र जल स्तर में निरंतर वृद्धि हो रही है, किंतु हाल ही के दशकों में इसमें अत्यधिक तीव्रता दर्ज की गई है। 2014 में समुद्र जल स्तर में 1993 की तुलना में औसतन 2.6% की वृद्धि हुई है। ठीक है। और उपग्रह से प्राप्त आंकड़े जो 1993 में प्राप्त किए गए थे अब तक के अनुसार यह सर्वाधिक वार्षिक औसत था। ठीक है। तो नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भी अनुमान लगाया गया है कि आगामी 2000 वर्षों में तापमान में प्रत्येक डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से समुद्र स्तर में 2.3 मीटर की वृद्धि होगी। ठीक है। तो समुद्र के जल स्तर में वृद्धि के विभिन्न कारण हो सकते हैं। तो फर्स्ट है कि तापीय विस्तार। तो महासागरों द्वारा मानवीय गतिविधियों से होने वाले उत्सर्जन के कारण बढ़े हुए वायुमंडलीय ताप का 90% से अधिक भाग अवशोषित कर लिया जाता है, जल गर्म होकर प्रसारित होता है। इसी कारण समुद्र स्तर में विगत 25 वर्षों से हुई लगभग आधी वृद्धि महासागरों के
गर्म होने के कारण जल के प्रसारित होने के परिणाम स्वरूप हुई है। ठीक है, और हिम नदों का पिघलना तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाली तापमान में वृद्धि से ग्रीष्म ऋतु में औसतन से अधिक हिमखंड पिघलते हैं। साथ ही शीत ऋतु के अंत तक बसंत के प्रारंभ में हिमपात में कमी हो जाती है। इससे अपवाह और महासागरीय वाष्पीकरण के मध्य असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है। और ग्रीनलैंड अंटार्कटिका में हिम परतों का सिकुड़ना तो पर्वतीय हिम नदों की भांति ग्रीष्म में तापमान में वृद्धि से ग्रीनलैंड अंटार्कटिका पर जमी हुई बर्फ परतें अत्यधिक तीव्रता से पिघल रही हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पर्वतों से पिघलकर आने वाला जल नीचे से उत्प्रवाहित समुद्री जल ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर के नीचे रिसता है, जो हिम धाराओं के प्रभावी तरीके यानी लुब्रिकेंट करके उसकी समुद्र की ओर संचालन की गति में वृद्धि करता है। ठीक है, और स्थानीय कारण भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि प्राकृतिक जो प्रक्रियाओं में भू अवतलन और भूजलन व जीवाश्म ईंधनों का दोहन, क्षेत्रीय महासागरीय धाराओं में परिवर्तन, हिमयुगीन हिम नदों के संपीड़ित वजन से भूमि का प्रतिक्षेपण भी समुद्र जल स्तर में वृद्धि के कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो समुद्र जल स्तर में वृद्धि के नकारात्मक परिणाम कौन कौन से हैं? तो तटीय परिवास पर विनाशकारी प्रभाव, तो यह विनाशकारी अपरदन, आर्द्रभूमियों, बाढ़, जल मृत और कृषि मृदा में लवणीय संदूषण का कारण बनती है और मछलियों, पक्षियों, पादपों के परिवास को विनष्ट कर देती है। यह तटीय क्षेत्रों में लोगों के सामूहिक पलायन को भी प्रेरित करती है, जिससे अर्थव्यवस्था और समाज की क्षति होती है। और उच्च जलधारा स्तर के कारण हरिकेन, टाइफून की प्रबलता में भी वृद्धि हुई है, जो अत्यधिक धीमी गति से आगे बढ़ते हुए तीव्र वर्षा और प्रचंड तूफान उत्पन्न करते हैं और अत्यधिक विध्वंसकारी होते हैं। निचले क्षेत्रों में जलमग्न होने की संभावना सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो ये चक्रवात भी बड़े हैं यहाँ पे। साथ ही अगर बात की जाए तो समुद्र जल की लहरें अंतर्देशीय क्षेत्रों में प्रवेश कर पेयजल स्रोतों को संदूषित कर देती हैं। इससे ताजे जल के इसी प्रकार ताजे जल के स्रोतों को संदूषण से सिंचाई तथा कृषि प्रभावित होती है। साथ ही बाढ़ का संकट भी उत्पन्न होता है और साथ ही यह पर्यटन उद्योगों के समक्ष भी संकट उत्पन्न करता है, जिसमें राजस्व की आर्थिक क्षति और बेरोजगारी में वृद्धि होती है। और तटीय जल स्तर में वृद्धि की संभावना से इंटरनेट उपलब्धता जैसी मूलभूत सेवाओं के लिए संकट उत्पन्न होता है, क्योंकि भूमि के नीचे स्थित संचार अवसंरचना का अधिकांश भाग जल स्तर में वृद्धि वाले समुद्री मार्गों में अवस्थित होता है। तो इन परिणामों के परिप्रेक्ष्य में जल को अवशोषित करने और तटीय समुदायों में प्रत्यास्थता विकसित करने हेतु समुद्री दीवारों के निर्माण में और मैंग्रोव या अन्य वनस्पतियों के रोपण जैसी अनुकूल उपायों को विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है, ताकि इस प्रभाव को कम किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि हीट वेव की घटना है तो उत्तरदायी कारकों और जीवन एवं अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों को रेखांकित कीजिए और एनडीएमए द्वारा हाल ही में जारी किए गए दिशा निर्देशों के आलोक में हीट वेव के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के उपाय का वर्णन कीजिए। तो हीट वेव क्या होती है उसको हम देखेंगे। इसके लिए उत्तरदायी कौन कौन से कारक हैं और जीवन व अर्थव्यवस्था में इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं और नकारात्मक प्रभाव से को कम करने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो भारतीय मौसम विज्ञान जो IMD के अनुसार यदि मैदानी भागों में स्थित किसी स्टेशन का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या इससे अधिक, तटीय क्षेत्रों का तापमान 37 डिग्री या इससे अधिक और पर्वतीय क्षेत्रों के केंद्र का तापमान कम से कम 30 डिग्री या इससे अधिक है तो इसे हीट वेव माना जाएगा। हीट वेव घोषित करने हेतु निम्नलिखित मापदंड प्रयोग किए गए हैं। तो देख रहे हो, मतलब 30 डिग्री अगर जो पर्वतीय क्षेत्र का है, मैदानी क्षेत्र में ये 37 डिग्री है और जो किसी स्टेशन केंद्र का है वहाँ पे 40 डिग्री देखने को मिलता है मैदानी क्षेत्रों में। तो इसके ये पैरामीटर हैं। इसके सामान्य पैरामीटर कौन कौन से हैं? तो सामान्य से विचलन के आधार पर तो हीट वेव सामान्य से विचलन से 4.5 डिग्री से 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य हो और गंभीर हीट वेव जो है वो सामान्य विचलन 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो। ठीक है, तो ये दो इसके मानक हैं। और वास्तविक अधिकतम तापमान की बात की जाए के आधार पर केवल मैदानी भागों में तो हीट वेव जबकि वास्तविक अधिकतम जो ये 45 डिग्री के बराबर या इससे
कम होना चाहिए, ठीक है। और ये गंभीर हीट वेव जबकि 47 डिग्री के बराबर या इससे कम हो तो इसको मान लिया जाएगा। तो हीट वेव की घटना के लिए उत्तरदायी कारक, तो उच्च दाब हीट वेव तब घटित होता है जब उच्च दाब द्रोणी एक क्षेत्र में स्थानांतरित होती है और इस क्षेत्र में ऊष्मा को रोककर आवरण यानी कैप का निर्माण करती है। न्यूनतम तापमान परिसंचरण वाला यह वातावरण वर्षण और वर्षा की संभावना को भी कम करता है, जिससे तापमान में वृद्धि हो जाती है। और शहरी ऊष्मादीप प्रभाव की बात करें तो गर्म वायु के प्रभावों के मध्य फंसने, सीमित वृक्षादन और तापमान में वृद्धि करने व अन्य कारकों जैसे ईंधन और एयर कंडीशनिंग के कारण शहरों का तापमान निकटवर्ती क्षेत्रों की तुलना में 1.1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक हो जाता है, ठीक है। तो इसे ऊष्मदीप के नाम से जानते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी ये होता है, तो इसके कारण मानसून के प्रभाव में विलंब होता है तथा भारत के कई भागों में मानसून पूर्वी वर्षा का तीव्रता में भी आई कमी पूर्व वर्षा की तीव्रता में भी आई कमी है, इसलिए हीट वेव की स्थिति और गंभीर हो जाती है, ठीक है। हीट वेव की बारंबारता में वृद्धि कई प्रतिकूल प्रभाव हैं, जैसे कि स्वास्थ्य पर प्रभाव। तो इससे प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों निर्जलीकरण, ऐंठन, थकान और हीट स्ट्रोक यानी तापाघात जैसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके कारण भारत में 2015 से 2018 के मध्य लगभग 3500 मृत्यु हुई है। और तापमान में वृद्धि के कारण भोजन के खराब होने और इनकी शेल्फ लाइफ यानी उपयोग अवधि में कमी आने से गंभीर अंत्रोशोध यानी एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस, ये मतलब एक गंभीर जो विषाक्तता है और खाद्य विषाक्तता को बढ़ावा भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं। और कृषि पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो कृषि पर अगर प्रभाव की बात करें तो मृदा में आर्द्रता की मात्रा कम होने से सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे फसलें खराब हो जाती हैं। और यह साथ पशुओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित करके उनकी मृत्यु दर में वृद्धि करता है। वनाग्नि और वन्य जीवों की क्षति, तो भारत में लगभग 6.17% वनों में वनाग्नि के कारण गंभीर क्षति होने की संभावना रहती है। और तापमान में अत्यधिक वृद्धि के कारण इसकी संभावना अधिक बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ मानव श्रम अवधि की क्षति में भी आप देखी गई है, क्योंकि इससे बाहर कार्य करने वाले श्रम बल की उत्पादकता कम हो जाती है और उसके पारिश्रमिक में क्षति होती है। और हाल ही में बिहार में हीट वेव से निपटने हेतु धारा 144 आरोपित की गई थी। तो ये एक हमारा प्रेजेंट एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है। और हीट वेव को भारत की एक प्राकृतिक आपदा के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसलिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो NDMA है, ठीक है, ने इसे निपटने के लिए कार्य योजना तैयार करने हेतु तो राष्ट्रीय दिशा निर्देश तैयार किए हैं। तो आरंभिक चेतावनी और संचार प्रणाली स्थापित करना यानी ग्रीष्म ऋतु का पूर्वानुमान प्राप्त करने और कलर कोड के साथ आरंभिक चेतावनी और दैनिक चेतावनी प्रणाली जारी करने हेतु तो राज्य के नोडल अधिकारी को स्थानीय IMD कार्यालय के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए और एजेंसियों के माध्यम से समन्वय बनाना, जैसे कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य के अधिकारियों और एजेंसियों को ग्रीष्म ऋतु के पूर्व, इस दौरान और इसके पश्चात की गतिविधियों के बारे में पूर्णतया प्रशिक्षण और पूर्ण सूचना प्रदान की गई हो और भूमिका और सूचना प्रवाहों के स्पष्ट निर्धारण के ही साथ स्पष्ट रूप से परिभाषित अंतर एजेंसी आपातकालीन अनुक्रिया योजना सुनिश्चित होगी। और साथ ही स्वस्थ देखभाल अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम, जैसे कि स्वास्थ्यकर्मी जो होते हैं वो प्रशिक्षण कार्यक्रमों में स्थानीय स्तर चिकित्सा अधिकारियों, पैरामेडिकल कर्मचारियों और सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारियों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, जिससे कि वे तापमान से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं की प्रभावी रूप से पहचान कर सके और उन्हें प्रतिबंधित करने के लिए प्रभावी अनुक्रिया कर सकें, ठीक है। और साथ ही जन जागरूकता और सामुदायिक प्रसार, तो समुदायों में अग्रिम रूप से संदेशों को प्रसारित करने में सूचना, शिक्षा और संचार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हीट वेव के दौरान क्या करें क्या ना करें इसकी जानकारी स्थानीय भाषा में उपलब्ध होनी चाहिए और सोशल मीडिया सहित मीडिया के अन्य माध्यमों से प्रसारित की जानी चाहिए। और डेटा एकत्रण और दस्तावेजीकरण, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को हीट वेव संबंधी आंकड़ों को एकत्र करना तथा उनकी मानकीकरण करना चाहिए ताकि दीर्घ रणनीति तैयार की जा सके और
दीर्घ रणनीति तैयार की जा सके। अगर डेटा होगा तो हम उसका प्रयोग करके उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान के बढ़ते खतरे के साथ ऐसी हीट वेव की आवृत्ति भी बढ़ सकती है। इसके लिए शहरों में हरित आवरण में वृद्धि करना, जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने की रणनीतियों का समय पर कार्यान्वयन करना आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 18 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि भारत में आपदा प्रत्यावस्था अवसंरचना की बढ़ती आवश्यकताओं पर चर्चा कीजिए और ग्लोबल कोलिएशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के विशेष संदर्भ में दिशा में उठाए गए कदमों का उल्लेख कीजिए। तो आपदा प्रत्यास्थ यानी बात करें तो जो डिजास्टर रिलीफ होता है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे इसमें डिटेल में। तो इसमें आपदा डिजास्टर रिलीफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है इसके बारे में देखेंगे और ये भारत में इसका बढ़ती आवश्यकता के कारण क्या क्या हैं, ठीक है। और ये डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर का विशेष दिशा में उठाए गए कदम कौन कौन से हैं और इसकी वैश्विक पहले क्या क्या हैं, ठीक है, तो उनके बारे में देखेंगे। तो भारत में जो ये आपदा प्रत्यास्थ अवसंरचना का अर्थ है ऐसी अवसंरचना जो किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति सह सकती है। ऐसी अवसंरचना में संरचनात्मक उपाय जैसे कि समायोजित इंजीनियर डिजाइन, भवनों का पुनः संयोजन आदि और गैर संरचनात्मक उपाय जैसे कि जोखिम संवेदनशील योजना, पारिस्थितिकी तंत्र आधारित प्रबंधन आदि शामिल है। तो भारत में आपदा प्रत्यास्थ अवसंरचना की बढ़ती आवश्यकता तो जलवायु परिवर्तन प्रेरित प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयार करना होता है, ठीक है, ताकि उनसे सह सके, उसका मतलब शोध किया जा सके। उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इसका मतलब काम करते हैं, उसके डिजाइन का निर्माण करते हैं, ठीक है। और प्रभावी अनुक्रिया और रिकवरी, तो देखो क्या होता है कि प्रभावी क्या क्या हम कर सकते हैं, दूरसंचार के कौन कौन से साधन हैं, आपदा मतलब अस्पताल की महत्वपूर्ण अवसंरचना का प्रदत्त आवश्यक सेवाएं प्रदान करना, ठीक है, और इसके प्रकार रिकवरी किस प्रकार हम कर सकते हैं, तो उन सब बातों के बारे में देखेंगे। जैसे कि अकेले उड़ीसा में चक्रवात फानी में लगभग 6,000 स्कूलों और 1,031 स्वास्थ्य केंद्रों को क्षति पहुंची थी, तो इनको कैसे हम रिकवर कर सकते हैं, तो इनके बारे में देखेंगे। और अर्थव्यवस्था पर तनाव, तो भारत में आपदाओं के कारण सर्वाधिक क्षति उठाने वाले शीर्ष 5 देशों में से एक है तथा अवसंरचना की क्षति से आर्थिक विकास मंद हो जाता है। वो तो सही है ही, और क्योंकि इससे जो क्षति पहुंचती है उसको बनाने में ही लोग लग जाते हैं, तो उसको कैसे उसका खाना पीने की दिक्कत हो जाती है, तो इकोनॉमी का कैसे बढ़े उसका तो सोचनीय स्थिति हो जाती है। साथ ही समाज के सुभेद्य वर्गों पर, तो उसके बारे में हम लोगों ने अभी देखा सुभेद्य वर्गों पर कितना इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। साथ ही आपदा प्रत्यास्थ अवसंरचना की दिशा में भारत द्वारा उठाए गए कदम, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना या आपदा प्रत्यास्थ अवसंरचना में सुधार हेतु संरचनात्मक उपायों और गैर संरचनात्मक उपायों हेतु दृष्टिकोण निर्दिष्ट करती है, ठीक है। और राज्य स्तर पर उठाए गए कदम, तो ये उड़ीसा अपनी आरंभिक चेतावनी प्रसार प्रणाली स्थापित करने हेतु विद्युत प्रणालियों की भूमिगत केबल बिछाने का कार्य किया है, जो लॉरसन एंड टर्बो से साझेदारी की है। और आपदा प्रत्यास्थ अवसंरचना के लिए गठबंधन, तो भारत द्वारा संचालित योजना में राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और अन्य हितधारकों की भागीदारी है, जिसका उद्देश्य जलवायु आपदा जोखिम के लिए नई एवं वर्तमान अवसंरचना प्रणालियों की प्रत्यास्थता को बढ़ावा देना है, जिससे साधारणीय विकास सुनिश्चित हो सके, ठीक है। और साथ ही यह अवसंरचना निर्माण के साझे मानक विकसित करने और वैश्विक घटनाओं और वित्तीय अनुपालनों तंत्रों, उपयुक्त शासन व्यवस्थाओं का समर्थन करने, ऐसे अनुसंधान एवं विकास निवेश करने की दिशा में कार्य करेगा, जो बहुपक्षीय बैंकों से होने वाले वित्त पोषण और देशों के भविष्य में किए जा सकने वाले निवेशों का भी निर्धारण करेगा। तो इस संबंध में वैश्विक पहले संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय जो UNISDR है द्वारा मेकिंग सिटीज रिजिलियंट कैंपेन, विश्व बैंक द्वारा प्रत्यास्थ आवास योजना के लिए वैश्विक कार्यक्रम और ग्वाटेमाला जैसे देशों द्वारा AI सक्षम आकलन दृष्टिकोण आदि है, ठीक है। तो जन कल्याण, जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक दृष्टिकोण के लिए अवसंरचना का प्रत्यास्थ होना
महत्वपूर्ण है। प्राथमिकता के रूप में पुनर्स्थापना में बेहतर निर्माण दृष्टिकोण पर ध्यान संकेंद्रण के साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क के अंतर्गत चिन्हित उपाय के रूप में इसके लिए त्वरित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 19 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि दावा नल के प्राकृतिक और मानव जनित कारणों का विवरण प्रस्तुत कीजिए और भारत में दावा नल प्रबंधन से संबंध में चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। दावा नल पर राष्ट्रीय कार्य योजना के विभिन्न घटकों का उल्लेख करना है। तो दावा नल यानी जो आग लगती है जंगलों में, ठीक है, उसका क्या है, उसके आंकड़े क्या क्या हैं और प्राकृतिक एवं मानव निर्मित कारकों के बारे में हम लोग देखेंगे। इसके प्रबंधन की चुनौतियाँ क्या क्या हैं और इससे राष्ट्रीय कार्य योजना के बारे में देखेंगे कि क्या क्या इसके मतलब कदम उठाए जा रहे हैं। तो भारतीय वन सर्वेक्षण यानी FSI के नवीनतम वन सूची रिकॉर्ड के अनुसार भारत में 54.40% वन कभी कभी घटित होने वाली वनाग्नि और 7.49 वन मध्यम रूप से बार बार घटित होने वाली वनाग्नि है और 2.405% वन उच्च स्तर की वनाग्नि की घटनाएं की सामना कर रही हैं। मतलब मोटे मोटे तौर पे 54%, 50% रख लीजिए और 2-3% लगभग ये है तुम्हारी जो उच्च स्तर पर होती है और 5-8% ये मान सकते हैं। ठीक है, तो वनाग्नि की बारंबारता में विभिन्न कारकों के निम्नलिखित हैं। तो ये इसमें कौन कौन से प्राकृतिक कारक शामिल हैं? तो इसमें जलवायु की स्थिति जैसे कि तापमान, पवन की गति, दिशा, मृदा और जलवायु में आर्द्रता का स्तर, शुष्क मौसम की अवधि, तड़ित आदि ये मतलब कारण हैं जो प्राकृतिक हैं। और अन्य कारणों में पवन के वेग के कारण बांस और लुढ़कते पत्थरों का घर्षण शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप चिंगारी उत्पन्न होती है। जैसे वन क्षेत्र में सतह पर गिरने वाली पत्तियों के अधिक ज्वलनशील कूड़े, विशेष रूप से चीड़ के वृक्षों में पत्तियों में आग लग जाती है। तो ये मतलब प्राकृतिक कारक है। मानव निर्मित कारक की अगर हम इसमें बात करें तो मानव निर्मित कारक में गैर काष्ठ वन के संग्रहणकर्ता की जो गतिविधियां स्थानांतरित कृषि आदि से संबंधित होती हैं वो लोग मतलब जला देते हैं। जो स्थानांतरित कृषि करते हैं जो मतलब जला देते हैं वो वनों को, तो उससे भी आग लग जाती है। वनों में विखंडन और मानव गतिविधियों जैसे कि ग्रामीण द्वारा वन्य जंतुओं को भगाने के लिए आग का उपयोग किया जाता है। सिगरेट के बट्स, विद्युत चिंगारी आदि से आग का स्रोत और मनोरंजन के लिए वनों के निकट जानबूझकर आग लगाना। ठीक है, तो वनाग्नि से आजीविका, प्राकृतिक पूंजी और जैव विविधता की क्षति को बढ़ावा पहुँचता है और साथ ही साथ निम्नलिखित कारणों के कारण वनाग्नि का प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है। तो स्थानीय और कालिक परिवर्तन और तुलनात्मक रूप से अधिक दूरी जिस पर वनाग्नि का प्रबंधन होता है, सफल वनाग्नि को रोकथाम और प्रबंधन के लिए आधार प्रदान करने वाली स्पष्ट रणनीतिक दिशा के साथ सशक्त नीतिगत ढांचे का अभाव जो प्रबंधकों के समक्ष निर्णय निर्माण संबंधी समस्याएं उत्पन्न करता है। तत्काल रणनीतिक योजना निर्माण और श्रम बल की आवश्यकता, परिनियोजन संबंधी मुद्दे, उपकरण को जुटाना आदि हैं। ठीक है, आदि आवश्यकता है। साथ ही केंद्र और राज्य स्तर पर यानी सफल वनाग्नि की रोकथाम और प्रबंधन जो मतलब फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट FFPM के लिए समर्पित वित्त पोषण की कमी, जैसा कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कैग की रिपोर्ट जो है उसमें कहा गया है। और पारंपरिक सामुदायिक प्रथाएं जैसे कि महुआ संग्रहण के लिए पत्तियों को जलाना और वनाग्नि के नियंत्रण से संबंधित मुद्दे जैसे कि अग्नि के व्यवहार यानी ईंधन के प्रज्वल होने और ज्वाला के विकसित होने वाले अग्नि प्रसार के तरीकों को ट्रैक करना। ठीक है, इन कारणों के आलोक में निम्नलिखित घटकों के साथ राष्ट्रीय वनाग्नि कार्य योजना की परिकल्पना की गई है। प्रबंधन क्षेत्रों के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के साथ संसाधन आवंटित करने के लिए अग्नि जोखिम क्षेत्रीकरण और मानचित्रण करना है और साथ ही विभिन्न चरणों में वनाग्नि नियंत्रण संबंधी तत्परता जैसे वन सीमाओं को डिजिटल रूप से दर्ज करना, आग के भूमि आधारित संसूचक में सुधार एवं बेहतर नेटवर्क समर्पित वनाग्नि फोन लाइन की व्यवस्था और वनाग्नि की रोकथाम यानी जो जागरूकता सृजन और समुदाय की क्षमता निर्माण के लिए प्रभावी संचालन रणनीति द्वारा वन संचालन
स्तर पर चेतावनी का प्रसार करके वनाग्नि से निपटने के लिए सामुदायिक जागरूकता और भागीदारी को सुदृढ़ करना, और पत्तियों का कूड़ा हटाने वाले यंत्र यानी ब्लोअर, अन्य उपकरण, समुदाय के लिए सुरक्षात्मक वस्त्रों सहित अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। ठीक है, और साथ ही साथ मृदा जल संरक्षण के प्रयासों और वन सतह पर शुष्क ईंधन सामग्री का संचयन कम करने और वन के सतह पर जैव भार प्रबंधन और खरपतवार प्रबंधन आदि को बढ़ावा प्रदान करने कर आगे के प्रति वनों की सुनम्यता में वृद्धि करना, आधुनिक उपकरण, नियमित रूप से छद्म अभ्यास के प्रावधान द्वारा फायर वॉच और सामुदायिक अग्निशमन कर्मियों और श्रम बल का प्रशिक्षण, आग रोकने हेतु अवसंरचना का विकास जैसे सटीक स्थानों की पहचान में ड्रोन और प्रौद्योगिकी का उपयोग, वनाग्नि पश्चात प्रबंधन जैसे वनाग्नि से होने वाली क्षति का आकलन, मृदा जल आदि की पुनर्स्थापना का प्रयास, विभिन्न एजेंसियों के मध्य समन्वय और बेहतर समन्वय के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, MOFFC, राज्य वन विभागों, समुदाय और आपदा एजेंसियों के उत्तरदायित्वों का निर्धारण करना है। साथ ही डेटा संग्रहण और विश्लेषण के लिए उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करना है ताकि इसको कम कर सकें, और इन कदमों द्वारा वनाग्नि को सीमित करने तथा सतत विकास लक्ष्य, जो विकास लक्ष्य 15 है, ठीक है, भूमि पर जीवन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और प्राकृतिक संपदा के संरक्षण के संबंध में अभी भी अनेक प्रयास किए जाने शेष बाकी हैं। ठीक है, तो उनको भी हमको करना है जिससे कि हम इसको कम कर सकें। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, और 20 क्वेश्चन नंबर इसमें कहा गया है कि वैश्विक महासागर कन्वेयर बेल्ट क्या है और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए इसके महत्व की विवेचना कीजिए। तो जो वैश्विक महासागर कन्वेयर बेल्ट है क्या है, इसके बारे में देखेंगे और इसकी परिघटना को स्पष्ट करेंगे कि क्या है एक्चुअली में ये, ठीक है, और क्यों होता है, और ये जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वैश्विक कन्वेयर बेल्ट के महत्व की भी बात करेंगे कि क्या इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारी इसमें। ठीक है, तो वैश्विक महासागर कन्वेयर बेल्ट गहरे महासागर में तापमान और लवणता द्वारा चालित जल और सतह पर वायु चालित धाराओं की निरंतर गतिशील प्रणाली है। यह नॉर्वेजियन सागर यानी उत्तरी अटलांटिक में आरंभ होती है, जहां शीतल लवणीय जल महासागर अधस्थ तल अवतरिक यानी सिंक होता है और भूमध्य रेखा के दक्षिण में अंटार्कटिका तक स्थानांतरित होता है तथा अंत में चक्र को पूरा करने के लिए हिंद और प्रशांत महासागरों में उथली गर्म सतही धाराओं के रूप में उत्प्रवाहित होता है। तो ये देखो, ये आपको मैप में देख सकते हैं, ये यहाँ से जो शुरू होती है, ठीक है, ये जो कोल्ड वाटर की यहाँ से होती हुई ऐसे एक धारा ये चली जाती है, ठीक है, ये जाती हुई इस प्रकार से फिर ये मूव करती है दोबारा से, ठीक है। तो ये मतलब वार्म वाटर की, ये देखो ये कोल्ड वाटर की चलती है, ये कन्वेयर बेल्ट होती है, ये वार्म वाटर की होती है, ठीक है। तो ये फिर यहाँ से जाती हुई फिर मूव करती है, ठीक है। तो ये पूरी मतलब ये प्रक्रिया आपको कन्वेयर बेल्ट देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वैश्विक कन्वेयर बेल्ट में निम्नलिखित शामिल है। तो गहरे जल का निर्माण, तो उत्तरी अटलांटिक में वाष्पीकरण, शीतलन, हिम का निर्माण जल को अधिक लवणीय और सघन बनाता है। इस प्रकार सतही जल समुद्री अधस्थ तल तक अवतरित हो जाता है और गल्फ स्ट्रीम से गर्म सतही जल अवतरित जल का स्थान बनने के लिए स्थानांतरित हो जाता है। साथ ही गहरा जल का प्रसार तो उच्च अक्षांशों पर शीतलन और निम्न अक्षांशों पर ऊष्मन के गहन जल का उत्तर अटलांटिक जल की धाराओं के रूप में दक्षिण की ओर प्रवाहित होता है। अंटार्कटिका तक प्रवाहित होने के पश्चात इस क्षेत्र में सशक्त शीतलन और जल की अवतलित होने से धारा पुनः जल ग्रहण करती है और अंटार्कटिका परिध्रुवी धारा का निर्माण करती है। यह धारा दो धाराओं में विभाजित हो जाती है, एक हिंद महासागर की ओर प्रवाहित होती है जबकि दूसरी प्रशांत की तरफ प्रवाहित हो जाती है, जैसे कि ये हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये कन्वेयर बेल्ट है जो यहाँ से पहले आई, उसके बाद ये एक हिंद महासागर को चली गई, एक प्रशांत की तरफ चली गई, ठीक है। तो इसी के बारे में ये बात की जा रही इसमें। और गहन जल का उत्प्रवाह, तो ये उपयुक्त दोनों धाराएं भूमध्य रेखा की ओर
उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं तो वो गर्म और कम सघन हो जाती हैं तथा मिश्रण और पवन चालित उत्प्रवाह के माध्यम से सतह पर पुनः प्रकट होती हैं। ठीक है, तो और ये सतही निकटवर्ती धाराएं तो प्रशांत महासागर में समुद्र के अंदर प्रवाहित होने वाली जल की बहिर्वाह से अटलांटिक का समुद्र तल थोड़ा सा नीचा होता है, यह सतह की निकटवर्ती धाराओं को उत्पन्न करता है। इस प्रकार गर्म ताज़ा जल दक्षिण अटलांटिक में पुनः प्रवाहित होता है तो अंततः उत्तरी अटलांटिक में वापस पहुंच जाता है, जहां से यह चक्र पुनः आरंभ होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, एक पहले जो यहाँ से स्टार्ट हुई ये पूरी बेल्ट, ठीक है, ये पहले स्टार्ट हुई, ये यहाँ पर आई, उसके बाद ये यहाँ पर चलती हुई, सॉरी हाँ, ये वाली ये पूरी धाराएं देखो जो चलती हुई आई थी वह देखो फिर से पुनः लौट गई ये वाली। ठीक है, ये पुनः लौटती हुई वहीं मतलब वहीं पे अपना ये पूरा चक्र पूरा करती है। तो समुद्री परिस्थिति तंत्र के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो महासागरीय लवण बजट को बनाए रखना, महासागरीय परिसंचालन विश्व में महासागरीय जल की लवणता संतुलित करने में सहायता करती है। और महासागरीय ऊष्म बजट बनाए रखना यानी कि यह ऊष्म कटिबंध से ध्रुवों तक गहराई से सतह तक ऊष्मा वितरण में सहायता करती है और ध्रुवीय बर्फ के निर्माण को प्रभावित करती है। यानी वैश्विक कन्वेयर बेल्ट ध्रुवीय क्षेत्रों में ऊष्मा की आपूर्ति करती है, इसलिए यहाँ ध्रुवों के निकट समुद्र हिम के निर्माण की दर प्रभावित करती है, जो बदले में जलवायु प्रणाली, एल्बिडो और सौर ऊष्मन को प्रभावित करती है। ठीक है, तो साथ ही साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सिंक का काम करती है, क्योंकि अवतलन में पूर्व समुद्र की सतह पर अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें अवशोषित होती हैं। ठीक है, तत्पश्चात उन्हें तीव्रता के साथ गहराई तक प्रवाहित करती है और यह गुलित कार्बन डाइऑक्साइड शताब्दियों तक महासागर की गहराइयों में संग्रहित रहती है। ठीक है, और पोषण तत्व परिसंचरण की सुविधा प्रदान करता है, यानी गर्म सतही जल में पोषक तत्वों और कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होती है, किंतु गहरे और अधस्तल की परतों में ये कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से प्रवाहित होते हैं तो पुनः समृद्ध हो जाते हैं। और विश्व की खाद्य श्रृंखला का आधार शीतल पोषक तत्वों में समृद्ध जल पर निर्भर होता है। ऐसा जल शैवाल और समुद्री खरपतवार में वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन संवर्धन का भी काम करता है, क्योंकि उष्ण और शीतलन धाराओं में मिश्रण ऑक्सीजन की पुनः आपूर्ति में सहायता करता है और मत्स्य आबादी के प्राथमिक खाद्य के रूप में पलकों के विकास में अनुकूलन होता है। ठीक है, और समुद्री वातावरण में लंबी दूरी के प्रवाह, महासागरीय वलय और जो धाराएं कछुए जैसी समुद्री जंतुओं के अंडे देने और प्रजनन के लिए महासागर के आर पार परिवास करने में सहायता करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने में मतलब सहायता भी करते हैं ये। तो यह चिंता का विषय है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण वैश्विक महासागरीय कन्वेयर बेल्ट प्रभावित हो रही है। ध्रुवीय हिम के पिघलने में वृद्धि होने से इस कमजोर तापमान लवणता आधारित परिसंचलन में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। ध्यातव्य है कि यह परिसंचरण समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और पृथ्वी की जलवायु के लिए आवश्यक है। तो इस बेल्ट का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ध्रुव की तरफ ठंडे पानी को लाती है। उसके बाद ये जो हमारा विषुवत वाला क्षेत्र है, यहाँ से जो गर्म जल को वहाँ करती है, तो ये मतलब एक मेंटेन करती चीज़ों के। अगर ये चीज़ें बर्फ़ पिघल जाएगी सारी, तब तो फिर बहुत ही समस्या हो जाएगी इन चीज़ों के लिए। ठीक है, तो ये पूरे मतलब वर्ल्ड को भी प्रभावित करेगी। तो आई होप आप लोगों को ये मेरा छोटा सा डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, क्योंकि यार थोड़ा सा स्पेंड करता हूँ टाइम, वीडियो बनाने में टाइम लगता है, तो थोड़ा सा आप लोगों का भी बनता है कि थोड़ा सा अपने दोस्तों को शेयर करो, नहीं तो एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दिया करो। ठीक है, और एक ग्रुप में यार शेयर करने में कुछ नहीं जाता, एक ग्रुप में तो कहीं भी शेयर कर सकते हो जो स्टडी वाला आपका हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।